नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विथ रजनीश में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोग भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक प्रदेशों को 5 भागों में बांटा है। अगर आप भारत के प्राकृतिक प्रदेश का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर हम भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में किसी भी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कम से कम वो वीडियो तो देख ही लेना चाहिए। ठीक है, तो हम लोगों ने भारत के प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत भारत को 5 भागों में बांटा है। आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे मानचित्र पे यहाँ पे कुछ दिखाने का प्रयास किया है। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर के पर्वतीय प्रदेशों के बारे में बात की थी। भारत के उत्तर में पर्वतों का विस्तार है और जहां पे पर्वत है वह प्रदेश पर्वतीय प्रदेश कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा जो था वो दक्षिण का पठारी प्रदेश। देखें, जो हमारा पठारी भारत है उसका मूल संरचना इसी रूप में था। अब देख पा रहे हैं, ये जो पठारी भारत है वो अफ्रीकन प्लेट से टूटकर अलग हुआ है और यह आज भी उत्तर पूर्व दिशा में गतिशील है। अगर आप हिमालय की उत्पत्ति वाला वीडियो पढ़े होंगे या देखे होंगे तो आपको पता होगा कि इसी के कारण टेथिस भूसन्नति में, टेथिस सागर में पड़े मलबों में बलन आया और उससे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, यहाँ पे एक बात तो यह जाहिर होता है कि भारत के भौगोलिक प्रदेशों में जो सबसे पुराना है वह है प्रायद्वीपीय पठार, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई। समझ पा रहे हैं? तो ये जो है, अगर हम इस रूप में देखें कि सबसे प्राचीन से सबसे नवीन की ओर, तो सबसे प्राचीन कौन हो गया? प्रायद्वीपीय पठार, उसके बाद उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। आज जो हम लोग बात करेंगे वह है मध्यवर्ती मैदान। मध्यवर्ती मैदान से ही क्लियर हो रहा है कि मैदानी भाग। समझ पा रहे हैं? और यह मैदानी भाग किसके किसके बीच में है? तो उत्तर के पर्वतीय प्रदेश और दक्षिण के पठारी प्रदेश। तो यहां पे आप हेडिंग दे देंगे मध्यवर्ती मैदान। समझ पा रहे हैं? तो आज हम लोग भारत के प्राकृतिक विभाग के अंतर्गत जो तीसरा है मध्यवर्ती मैदान, उसके बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे दें मध्यवर्ती मैदान, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि भारत के मध्यवर्ती मैदान, ये भारत है और भारत का मध्यवर्ती मैदान उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश के मध्य सैंडविच की भांति स्थित है। ठीक है, उत्तर के पर्वतीय प्रदेश तथा दक्षिण के पठारी प्रदेश के मध्य ये जो भाग देख रहे हैं यही है मध्यवर्ती मैदान। और यह किस रूप में है? तो सैंडविच के रूप में है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, लिखिए मध्यवर्ती मैदान का निर्माण प्रायद्वीपीय पठार तथा उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बीच में हुआ है। समझ पा रहे हैं? चलिए, इतना तो पता चल गया कि मध्यवर्ती मैदान की स्थिति कहां पे है। अब हम लोग जानेंगे कि आखिर इस मध्यवर्ती मैदान का निर्माण कैसे हुआ। तो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे, यहां पे देखिए, हमने यहां पे दिखाने का प्रयास किया है 3 हरे रेखाओं से हिमालय पर्वत को, और हिमालय पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। ठीक है, तो जो नदी पर्वत के ढाल के अनुरूप बहे उसे अनुवर्ती नदी कहते हैं, और जो नदी पर्वत को काट कर बहे उसे पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? तो हिमालय से बहुत सारी अनुवर्ती एवं पूर्ववर्ती नदियां निकलती हैं। समझ पा रहे हैं? पूर्ववर्ती नदी किसे कहेंगे? जिसका निर्माण उस पर्वत के निर्माण से पहले हुआ या जो पर्वत को काट कर बह रहा हो। और अनुवर्ती नदी किसे कहेंगे? जिसका निर्माण, जिसका ढाल पर्वत के ढाल के दिशा में हो। समझ पा रहे हैं? तो हिमालय से बहुत सारी नदियां निकलती हैं, और नदियां कहां से निकलती हैं? पठारी भाग से भी निकलती हैं। हम लोग पढ़े हैं कि पठारी संरचना के अंतर्गत कुछ पठार ऐसे हैं जिनका ढाल उत्तर की ओर है, जैसे मालवा का पठार। तो मालवा के पठार और यहां पे छोटा नागपुर के पठार, इसके अलावा कई पठारों का ढाल जो है वो उत्तर दिशा में है। तो हिमालय के साथ साथ पठारी भाग से भी नदियां मध्यवर्ती मैदान की ओर आती हैं। अच्छा, अब यहां पे एक चीज जो समझ लेने योग्य है वह यह है कि नदियां 3 तरह का कार्य करती हैं। सबसे पहले, यानी कि अपने शुरुआती चरण में वो अपर्दन का काम करती है। अपर्दन का मतलब होता है काट छाट तोड़ फोड़। ठीक है, तो नदियां शुरू में काट छाट करती हैं, उसके बाद बीच यानी कि युवावस्था में नदियां क्या करती है? तो ढोने का काम करती हैं। आप व्यवहारिक जीवन से भी समझ सकते हैं कि बाल्यावस्था में हम लोग क्या करते हैं? तोड़फोड़ करते हैं, और जैसे ही युवावस्था में आते हैं तो थोड़ी मैच्योरिटी आती है और हम लोग सोचते हैं कि अपने परिवार को, अपने समाज को ढोकर चलें। ठीक है, लेकिन
युवावस्था के साथ साथ वृद्धावस्था आते आते नदियां क्या करती हैं कि परिवहन का और निक्षेपण का काम करना शुरू कर देती हैं। हालांकि निक्षेपण का काम नदियां युवावस्था में या प्रौढ़ावस्था में भी करती हैं। तो हिमालय से निकलने के बाद नदियां अपने प्रौढ़ावस्था में आती हैं और अपने साथ लाए गए मलबों का जमाव करती हैं। ये नदियां कहां से आ रही हैं? तो हिमालय पर्वत से भी आ रहे हैं, साथ ही साथ प्रायद्वीपीय पठार से भी आ रही हैं। और इन नदियों ने क्या किया कि बीच के भाग को भरने का काम किया। समझ पा रहे हैं? तो बीच के भाग को भर के एक समतल सपाट मैदान का निर्माण किया। इसे ही मध्यवर्ती मैदान कहा गया। आप अगर चाहें तो इसे इस रूप में भी समझ सकते हैं। इसको देखिए, मान लीजिए कि ये हिमालय है, ठीक है, ये हिमालय है और हिमालय के दक्षिण में ये गर्त है और उसके और दक्षिण में क्या है? तो ये है पठारी संरचना, ठीक है। पठारी संरचना, जो पठार क्या होते हैं? पठार वैसे स्थलाकृति हैं जो अपने आसपास के स्थलों से 300 से 500 फीट ऊंचाई के होते हैं। तो ये अपने आसपास के क्षेत्रों से ऊंचे हैं। तो पठार की इस भाग से जो नदियां निकलती हैं वो मध्यवर्ती मैदान की ओर आती हैं और यहां से भी जो नदियां निकलती हैं वो इस ओर आती हैं। इन नदियों ने क्या किया है कि अपने काट छाट के दौरान जो भी पदार्थ को बहाया उला के इसमें जमा करने का काम किया और ये धीरे धीरे एक समतल सपाट मैदान का निर्माण किया। तो इसी तरह से मध्यवर्ती मैदान का निर्माण हुआ है। दोस्तों, आप अगर भारत के भूगोल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि मध्यवर्ती मैदान को, भारत के मध्यवर्ती मैदान को 3 नदियों के आधार पर बांटा गया है। अगर आप पश्चिमी भारत की बात करेंगे तो इधर का जो मैदान है वो सिंधु का मैदान कहते हैं और ये जो है, ये भाग, मध्य भाग, उसे गंगा का मैदान कहते हैं और जो पूर्वी है इस भाग को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मध्यवर्ती मैदान को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। मध्यवर्ती मैदान को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। सबसे पहले लिखिए सिंधु का मैदान, क्योंकि सिंधु नदी और उसके आसपास के नदियों के द्वारा जो मैदान निर्मित हुआ वो सिंधु का मैदान हो गया। ठीक है, देख पा रहे हो सिंधु नदी का क्षेत्र हमने यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। देखिए सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों ने क्या किया है कि अपने क्षेत्रों में तोड़ फोड़ के लाए गए मिट्टियों का जमाव किया है और एक मैदान का निर्माण किया है, उसे सिंधु का मैदान कहेंगे। फिर देखिए गंगा और उसकी सहायक नदियों ने भी वही काम किया है, तो गंगा का मैदान, और ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने भी सेम काम किया है, तो ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मध्यवर्ती मैदान को कितने भागों में बांटा गया, तो 3 भाग में कौन कौन? सिंधु का मैदान, गंगा का मैदान और ब्रह्मपुत्र का मैदान। आज हम लोग सबसे पहले सिंधु का मैदान पढ़ेंगे। आप हेडिंग दे देंगे सिंधु का मैदान, ठीक है, और आप इसको लिखेंगे कि यह सिंधु, पहला पॉइंट में लिखिए सिंधु का मैदान, हेडिंग दे दिया ना। आप देख रहे हैं ये जो क्षेत्र है वो सिंधु का मैदान है और सिंधु का मैदान जो, अगर बात करें सिंधु के मैदान की, तो सिंधु का मैदान जो है उसका मुख्य विस्तार जो है पाकिस्तान में है। आंशिक रूप से इसका विस्तार भारत में भी है, वो भी भारत के पश्चिमी राज्यों में। ठीक है, तो आप इसको लिखेंगे सिंधु का मैदान, हेडिंग दे दिया, और इसको लिखिए यह सिंधु और उसके सहायक नदियों, यह सिंधु और उसके सहायक नदियों विशेषकर सतलज, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास, सतलज, झेलम, चिनाब, राबी, ब्यास इत्यादि नदियों के द्वारा निर्मित है। समझ पा रहे हैं? चलिए, क्लियर एंड कट, आगे बढ़ते हैं। इसकी ढाल देखिए, सिंधु नदी का ढाल किस दिशा में है? दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व दिशा में। समझ पा रहे हैं? सॉरी, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में है ना। इसको ऐसे लिखिए, सिंधु का मैदान का ढाल दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। सिंधु का मैदान का ढाल दक्षिण तथा दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर है। अगला पॉइंट लिखिए, इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। इसका अधिकांश भाग पाकिस्तान में है। हालांकि भारत में भी इस मैदान का विस्तार है। हालांकि भारत में भी इस मैदान का विस्तार है। कहां कहां है? पंजाब में, हरियाणा में और पश्चिमी राजस्थान में। भारत में सिंधु के मैदान का विस्तार पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी राजस्थान में है। क्लियर है? चलिए आगे लिखिए, इसमें लिखिए सिंधु का मैदान। देखिए अब यहां पे एक प्रश्न उठता है, अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में यहां से प्रश्न उठते हैं कि सिंधु के मैदान में किस फसल की पैदावार अधिक होती है, गंगा के मैदान में किस फसल की पैदावार अधिक होती है। तो आप यहां पे लिखते चलेंगे कि सिंधु के मैदान में गेहूं की पैदावार अच्छी होती है, यानी कि यह गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहां जो कृषि होता था उसमें गेहूं एक प्रमुख फसल था। पढ़े हैं आप?
चलिए आगे लिखिए। एक और पॉइंट जो कि सिंधु नदी तंत्र को इंपॉर्टेंट बनाता है वह यह है कि यह सिंधु नदी के एक पॉइंट लिखिए, हेडिंग दे देंगे, छोटा सा हेडिंग लिखिए, धोरीस, ऐसे धोरीस लिखिए। सिंधु नदी के पुराने मार्ग को धोरीस कहा जाता है। सिंधु नदी के पुराने मार्ग को धोरीस कहा जाता है, जहां आज सब्जियों की खेती होती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग, चूंकि देखिए दोस्तों गंगा नदी तंत्र जो है वो काफी बृहद है, तो हम लोग एक वीडियो सेपरेट उसके लिए बनाएंगे और उसमें मैं गंगा नदी तंत्र को समझाने का प्रयास करूंगा। अब आप हेडिंग दे देंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। लिखिए, ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित, ब्रह्मपुत्र और उसके सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। सॉरी, आप हेडिंग ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र नहीं देंगे, ब्रह्मपुत्र नदी का मैदान देंगे, माफ करेंगे, और लिखें ब्रह्मपुत्र का मैदान में कि ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित मैदान को ब्रह्मपुत्र का मैदान कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले प्रवेश करती है और वहां उसे दिहांग नदी कहा जाता है। दिहांग नदी से आकर दिवांग और लोहित नदी मिलती है, और बहुत सारी नदियां उनके, हम नदी तंत्र जब पढ़ेंगे अपवादन तो उसमें काफी विस्तार से बात करेंगे। तो यहां पे देखेंगे कि ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने भी वही काम किया है अपने क्षेत्रों में। ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों ने भी मैदान के निर्माण में भूमिका निभाया है। कैसे? तो अपने आसपास अपने द्वारा जो मलबा काट कर लाया उसको जमा कर एक समतल सपाट मैदान बनाने का निर्माण किया है, बनाने का काम किया है। और ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्य रूप से अगर कहा जाए तो असम में है। ठीक है, असम में ही ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, बाकी अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है। आप देख सकते हैं चोमोलुंगप्पा, सॉरी इसका कहा जाता है तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, दिहांग कहा जाता है, लेकिन ब्रह्मपुत्र कहां कहा जाता है? तो असम में। आप इसमें लिखिएगा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में धनश्री, मंसरी, लोहित, मानस, दिवांग इत्यादि प्रमुख है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में धनश्री, मंसरी, लोहित, दिवांग इत्यादि प्रमुख है। दोस्तों गर्मी बहुत ज्यादा लग रहा है, इसलिए मैं अच्छे से पढ़ा भी नहीं पा रहा हूं। आगे लिखिए, ब्रह्मपुत्र नदी का निर्मित मैदान, ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित मैदान असम राज्य में है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी से निर्मित मैदान असम राज्य में है। एक और पॉइंट लिखिए कि असम में विस्तृत मैदान को सुरमा घाटी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में विस्तृत मैदान को सुरमा घाटी कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखें, सुरमा घाटी में चावल की खेती की जाती है। सुरमा घाटी में चावल की खेती की जाती है। ठीक ना। अगला पॉइंट में लिखेंगे कि ब्रह्मपुत्र नदी रैंप वैली का उदाहरण है। रैंप वैली यानी कि जिसका तल उथला हुआ हो उसे ही रैंप वैली कहते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। आप देख पा रहे होंगे पसीना काफी ज्यादा चल रहा है, गर्मी बहुत ज्यादा है और मैं फैन चला के वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सकता। तो अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।